यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 1.3 पर में संख्याएं। तो इससे पहले की वीडियो मैं यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। जिन छात्रों ने उन वीडियो का यदि लाभ ना लिया हो तो वो उन वीडियो से लाभ ले सकता है और अच्छी तैयारी कर सकता है। तो इस चैप्टर को समझाने के लिए मैं आपको इसकी पहले बेसिक जानकारी दूंगा। तो ये जो बेसिक जानकारी दे रहा हूँ ये समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ का ध्यान दें। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी है यहाँ पर 0.05, ये मैंने एक संख्या लिख दी, ये संख्या लिख दी। तो इस संख्या को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 0.05 अपॉन, यदि इसके दशमलव को हम हटाना चाहें तो 2 जीरो और 1 लिखने के बाद इसके दशमलव को कैंसिल किया जा सकता है। तो इसे हम ऐसे लिख देंगे 5/100। तो ये कट भी जाएगा 5 से, तो कट भी रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो इसे ऐसे लिख देंगे 1/20। इसे ऐसे लिखा जा सकता है। अब जैसे मैं एक संख्या और लिख रहा हूं, मैं लिख दूं 0.35 लिख दिया मैंने। तो 0.35 लिख दिया, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.35 अपॉन, यहां से 2 जीरो बढ़ा लेंगे और ये 1 लिखने के बाद ही कैंसिल हो जाएगा पॉइंट। 5 से काट भी सकते हैं, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 0 इज इक्वल। तो ये लिख देंगे 7/20। तो ये इसकी वैल्यू है और ये इसका मान है। अब मैं एक संख्या और लिख रहा हूं, ये दशमलव के बाद 2 अंक थे, इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं। अब मैं एक संख्या और लिख रहा हूं, जैसे मैं यहां लिख दूं 0.2 और 2 के ऊपर बार लगा दूं, ऐसे बार लगा दूं। इस बार का मतलब क्या होता है? इस बार का मतलब होता है, लगा दे रहा हूं बार, इसका मतलब ये होगा 0.22222, ये संख्या ऐसे ही चलती रहेंगी, 2 ऐसे ही चलती रहेंगी। तो 0.2 बार, ये बार का चिन्ह ऊपर, इसे 2 बार पढ़ते हैं। तो इसका मतलब हुआ इस संख्या, ये जो संख्या है ये रिपीट हो रही है, इसकी आवृत्ति हो रही है। आवृत्ति का मतलब बार बार, ये संख्या बार बार लिखी जा रही है। तो अब एक बात सोचने की ये है कि मैंने इस संख्या को ऐसे लिख दिया, इस संख्या को भी अंश बटे हर के रूप में लिख दिया। क्या ये वाली संख्या है ये अंश बटे हर के रूप में लिख जाएगी? इस बिंदु पर विचार करेंगे अभी हम, क्या लिखेगी या नहीं लिखेगी। एक संख्या और लिख रहा हूं मैं, यहां लिख रहा हूं 0.23 और 23 के ऊपर बार लगा दे रहा हूं, ऐसे बार लगा दिया मैंने, ये बार लगा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 0 पॉइंट, यहां से 23 इस तरीके से संख्या रिपीट हो रही है, इस तरीके से रिपीट हो रही है। मतलब जिसके ऊपर संख्या बार लगा हुआ है तो उसकी आवृत्ति हो रही है, आवृत्ति पहले 23 फिर 23 फिर 23। तो क्या इस संख्या को भी ऐसे लिखा जा सकता है? जैसे मैंने अंश बटे हर के रूप में लिख दिया, इसे भी अंश बटे हर के रूप में लिख दिया है, तो इसे क्या अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है? इस पे अभी हम चर्चा करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। एक संख्या और लिख रहा हूं मैं 0.1232971 ये इस तरीके से संख्याएं चल रही हैं। ये डॉट डॉट कर, ये भी डॉट डॉट चल रही, डॉट डॉट लगा दिए मैंने, ये संख्या ऐसे चल रही। ये पता नहीं किस तरीके से चल रही हैं, कहीं 7 आ गया तो कहीं 1 आ गया, कहीं 2 आ गया तो 2 के बाद 9 आ गया, कहीं 8 आ गया तो 8 के बाद पता नहीं क्या आ जाए। तो इसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है अब आगे की संख्या क्या होगी।
तो क्या इस संख्या को भी अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है? तो सबसे पहले तो इन्हें तो लिखा जा सकता है, इस तरीके से दशमलव हटा के लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें हम कहां से जीरो लगाना शुरू करें? नीचे जीरो, क्योंकि इसमें संख्याएं तो पता नहीं कहां तक है, तो जीरो लगाना कहां से शुरू करें जिससे जिससे दशमलव हट जाए हमारा। तो दशमलव हटना मुश्किल हो रहा है ना यहाँ, तो ध्यान दे, इसको हल करने के लिए पहले मैं इसको लिख रहा हूं अंश बटे हर के रूप। कैसे लिखेंगे देखो, जब हम यदि हम इससे इसको भाग कर दें तो ये मिल जाएगा, इससे इसको भाग कर दें तो ये मिल जाएगा। ऐसे इसमें भी एक हर में ऐसी संख्या आएगी जिसे अंश से भाग कर दिया जाए तो यही मिलने लगेगा। तो इसे कैसे लिखेंगे, इस चैप्टर को इसीलिए समझा रहा हूं, ध्यान दे इस पर। x बराबर, इस चीज के लिए x बराबर लिख लिया मैंने, x बराबर लिख लिया 0.2 के ऊपर बार। x बराबर, रूल क्या है इस फॉर्म में लिखने का? रूल क्या है, पहले रूल देखें। ये जहां पर बार लगा हुआ है, एक बार तो दशमलव यही होना चाहिए, बार से पहले दशमलव, और इसमें ये है। यदि नहीं होता तब भी यहां करते, हम कैसे करते वो बाद में बताऊंगा। तो यहां से बार लगा हुआ है, बार के पहले दशमलव, एक बार बार के बाद दशमलव लगाऊंगा यहां पर। तो जब बार के बाद एक संख्या के बाद दशमलव भेजना चाह रहे हैं, यहां पर दशमलव भेजना चाह रहे हैं, यहां दशमलव भेजेंगे तो इसमें 10 से गुणा करा दे, 10x बराबर, इसे समीकरण 1 डाल दे रहा हूं, इसमें 10 से गुणा करा दे तो दशमलव एक स्थान इधर भाग जाएगा, इधर तो इधर भाग जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट, यहाँ दशमलव आ गया, यहाँ 2 पॉइंट यहाँ आ गया। तो इसके बाद 2 चल रहे हैं, तो वो तो 2 चलते ही रहेंगे, तो उनके ऊपर बार फिर लगा दे रहा हूं, समीकरण नंबर 2। ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार से दशमलव पहले एक बार इस बार को पार कर देंगे, दशमलव, तो ये जब बार को पार कर तो ये यहाँ आ जाएगा दशमलव यहाँ, तो इधर चलेंगे अब 2 इस तरीके के। तो यहाँ पर जो 2 चल रहे हैं उसी के लिए तो बार लगाया गया है, तो उसके लिए मैंने बार लगा दिया। ठीक, ये समीकरण 2 है। इसके नीचे समीकरण 1 लिख के घटा देंगे, 1 है 0.2 बार, इसे घटा देंगे, ये समीकरण 1 है। और जब इसे घटा देंगे ना, यहां लिख देंगे घटाने पर चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा। 10x में से 1x घट जाएगा तो 9x बराबर, यहाँ 2 बार में से 2 बार जाएंगे तो ये तो खत्म, यहां से आपके 2 में से 0 घटेगा तो 2 ही रहेंगे, तो x की वैल्यू यहां पर आएगी 2/9। इसका मतलब इस संख्या को ऐसे लिखा जा सकता है, इस संख्या को, ये वाली जो संख्या है, इस संख्या को 2/9 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, 2/9। तो ये भी ऐसे ही लिख गई। अब आप सोचते होंगे 2/9 में क्या 9 से 2 को भाग करेंगे तो क्या ये आएगा? देखो चेक करा दे रहा हूं, 9 से भाग कर दे रहा हूं 2 के लिए, 9 से 2 को भाग कर दे रहा हूं 0.0, 9 दूनी 18, यहाँ 2 बचे, दशमलव लगा हुआ है 0, 9 दूनी 18, फिर 2 मिलेंगे, दशमलव लगा हुआ है 0, 9 दूनी, ऐसे ही चलता रहेगा ये 0.222, तो देखो 0.2222, तो इसे 2/9 के रूप में लिखा जा सकता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये था, जब इसे हमने a/b के रूप में लिख दिया, इसे p/q के रूप में लिख दिया, इसे भी p/q के रूप में लिख दिया, तो ये वाला है, ये जिसके बार लगा हुआ है, ये भी 2/p/q के रूप में लिखा जा सकता है। 2/9 है ना, तो इसे भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसे ही ये संख्या, ये इसके ऊपर बार है, तो इसे भी देखेंगे क्या ये p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ध्यान दें, इसे मिटा दे रहा हूं, इसे नोट कर लेना। तो इसे लिखेंगे, इसके लिए अब इसे x बराबर सपोज कर लेंगे, x बराबर ये 0.23 के ऊपर बार है। अब मैंने कहा था एक बार दशमलव बार से पहले होना चाहिए, तो बार से पहले दशमलव है, और एक बार दशमलव बार को पार कर देना चाहिए जहां तक बार है। तो 2 0 से मल्टीप्लाई कर दे, 100 से गुणा कर दे, तो ये दशमलव इधर आ जाएगा, तो मैं इसमें 100 से गुणा कर दे रहा हूँ, 100x बराबर, तो ये मिलेगा 10 दशमलव यहाँ आ जाएगा, 2 स्थान भागेगा इधर, तो 23 तो इधर आ जाएंगे, 23 तो इधर आ जाएंगे, और इधर देख रहे हो, जब दशमलव यहाँ कर दिया तो 2 3 2 3 2 3 2 3 ऐसे चल रहे हैं, तो उनके ऊपर बार लगा देंगे, बार लगा दिया उसके ऊपर। अब इसे समीकरण 1 डाल दे रहे हैं और इसे 2 डाल दे रहे हैं, 2, तो यहां से 1 इसके नीचे लिखे दे रहा हूं, 1 है x बराबर 0.23 बार,
ये समीकरण 1 है। अब इसे भी घटा दे रहा हूं, घटाने पर क्या होगा, ये माइनस 100x में से 1x घट जाएगा तो 99x मिलेंगे। यहाँ पर 23 बार में से 23 बार जाएगा तो इधर तो कुछ नहीं मिलेगा, और 23 में से 0 जाएगा तो 23 ही मिलेंगे। तो x का मान यहाँ पर आ जाएगा 23/99। तो इसका मतलब इस संख्या को x माना था, तो इसे भी हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। इसे लिख देंगे 23/99 लिख देंगे इसे भी। तो अगर हम 99 से 23 को भाग करें तो हमारे लिए यही मिलेगा, ये 0.23232323। तो हमने क्या देखा यहां से, हमने ये देखा इस संख्या को भी p/q के रूप में लिख गया ना, p/q के रूप में, ये भी p/q के रूप में, ये भी p/q के रूप में, ये भी p/q के रूप में, p/q के रूप में। एक चीज और यहां से दिखाई दे रही है हमारे लिए कि इसमें ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 9 को और 2 को काट दे, 9 को और 2 को काट दे। जैसे यहाँ पर 35/100 थे, तो यहाँ पर एक संख्या ऐसी 5 थी, 5 7 35 और 5 दूनी 10, 5 ने काट दिया था तो 7/20। अब 7/20 को काटने वाली ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को एक बार में काट दे, केवल एक के अलावा। एक तो काट ही देगी, एक से तो चाहे कुछ भी काटो तो एक तो काट देगी, लेकिन और कोई संख्या यहाँ पर ऐसी मौजूद नहीं है। तो इतना मैंने समझाया, ये चीज समझ में आई होगी आप लोगों की। अब सुनो आगे। अब ये चीज रह गई, इसे भी मिटा दे रहा हूं, इसे साफ कर दे रहा हूं, और इससे भी आप कॉपी पर नोट कर लेना, नोट्स बनाते रहो और स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहो। अब मैं इसकी बात करूंगा, इसे भी x बराबर सपोज कर रहा हूं, x बराबर 0.1232918 और पता नहीं क्या क्या इधर संख्याएं होंगी, पता ही नहीं चल रहा है। अब दशमलव को कहां ले जाएंगे हम, इसमें बार तो कहीं लग ही नहीं रहा है, बार कहां लगा लोगे बताओ। अगर 1 2 है तो यहाँ 1 2 होता है इधर, तो इस पे बार लगा देते। 1 2 3 भी है, अगर 1 2 3 तो इधर फिर 1 2 3 होता तो उस पे बार लगा लेते। फिर अगर 1 2 3 2 9 है तो यहां से फिर शुरू होता 1 2 3 2 9 तो बार लगा लेते, ऐसे चलता रहा। लेकिन इसका तो कोई हल हिसाब ही नहीं है, इसमें संख्याएं का अगली संख्या का कुछ पता नहीं है कि कौन सी संख्या कहां पर आ जाए। तो इस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, p/q के रूप में यह संख्या नहीं आ सकती। यह संख्या आ गई है p/q के रूप में, ये भी आ गई p/q के रूप में, ये भी p/q के रूप में आ गई, ये भी p/q के रूप में आ गई। लेकिन जिसमें दशमलव के बाद ये जो आपके अंक हैं उनमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जा रही है, तो ऐसी संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। सबसे पहली बात तो इस चीज को आप समझ ही गए होंगे। आगे देखें ध्यान से, ये संख्या है, ये दशमलव के बाद शांत हो गई, 2 अंक तक चली। अगर हम 20 से 1 को भाग करेंगे तो यहाँ पर इतना आएगा, दशमलव के बाद 2 अंकों के बाद ये शांत हो जाएगा, क्वेश्चन शांत हो गया। तो ऐसी संख्या को शांत दशमलव संख्याएं कहा गया। ये जो संख्या है ये शांत दशमलव है, ये संख्या शांत दशमलव है। ऐसे इसकी बात करेंगे, अगर 20 से 7 को भाग कर दें तो इसमें देखो, इसमें जब भाग करेंगे तो दशमलव के 2 अंक के बाद हमारा काम खत्म, 2 अंक के बाद संख्या सब शांत हो गई, भागफल शांत हो गया, ये यहीं पर 0.35 तक आया। तो ये भी संख्या कैसी है, शांत दशमलव, ये भी शांत दशमलव में, शांत दशमलव के रूप में ये संख्या है ये वाली। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसमें दशमलव के बाद संख्या शांत नहीं होना चाह रही है, कहां हो रही है, जब भाग करेंगे तो ऐसा चलेगा 0.2222222 इस तरीके से चलता रहेगा ना। तो इसका मतलब ये शांत तो है नहीं, तो कैसी है फिर, अशांत। आ माने नहीं, शांत माने शांत, तो ये अशांत है, अशांत। आ माने नहीं, शांत माने, ये शांत नहीं होना चाह रही है। और दूसरी संख्याओं की आवृत्ति हो रही है, बार बार आ रही है, 2 2 2 इस तरीके से आ रही है, तो इसका मतलब इसमें आवृत्ति हो रही है, तो ये कहलाएंगे अशांत अशांत आवर्ती, ये संख्या कहलाएंगे अशांत आवर्ती।
ऐसे इसमें भी दशमलव के बाद 2 3 2 3 2 3, तो अशांत तो ये भी है, ये शांत कहाँ हुई, दशमलव के स्थान पर चल रही है अगले। तो ये भी संख्या आपकी कैसी है, अशांत। अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती संख्या है। तो ऐसी संख्या कहलाती है अशांत। ये तो संख्या है शांत दशमलव, ये भी शांत दशमलव, ये अशांत आवर्ती, ये भी अशांत आवर्ती। अब इसकी बात आई, ये दशमलव के बाद ये भी आपकी शांत नहीं है, तो ये भी अशांत है, ये भी अशांत है, अशांत है। लेकिन इसमें तो आवृत्ति हो रही थी, इसमें तो आवृत्ति भी नहीं हो रही है, संख्या रिपीट भी नहीं हो रही है भाई, तो ये कहलागी अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती, तो ये संख्या कहलाएंगी अशांत अनावर्ती संख्याएं। तो हमने देखा P बटे Q के रूप में वो संख्या लिखी जा रही है जो शांत दशमलव में है, P बटे Q के रूप में वो संख्या लिखी जा रही है जो अशांत आवर्ती है, लेकिन P बटे Q के रूप में वो नहीं लिखी जा रही है जो अशांत अनावर्ती है। तो ये P बटे Q के रूप में नहीं है। तो जो इस तरीके की संख्याएं होंगी वो संख्याएं अपरमेय संख्याएं कहलाएंगी। ये संख्या अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या, ये संख्या अपरमेय संख्या है आपकी। तो अपरमेय संख्याएं कौन सी होंगी, जो अशांत अनावर्ती होंगी। परमेय संख्याएं कौन सी होंगी, ये परमेय संख्याएं थी, तो ये P बटे Q के रूप में लिख गई। ये मैं P बटे Q के रूप में, P बटे Q के रूप में लिखी गई है। ये भी संख्या P बटे Q के रूप में लिखी गई है, P बटे Q, Q इसका 20 है। ये भी संख्या P बटे Q के रूप में लिखी गई है, ये भी संख्या P बटे Q के रूप में लिखी गई है। तो जो P बटे Q के रूप में लिख जाएंगी तो वो संख्याएं जो कहलाएंगी, वो संख्या कहलाएंगी, वो संख्या परमेय संख्या कहलाएंगी। तो ये संख्या परमेय संख्याएं हैं आपकी, परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं। इन्हें P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं हम, ऐसे ऐसे इन्हें P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो परिभाषा क्या निकली, परमेय संख्याएं वो संख्याएं हैं जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, और P और Q में कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। देखो कॉमन कहाँ है इसमें, 7 और 20 में कुछ कॉमन ले लोगे, एक के अलावा कुछ कॉमन ही नहीं है। ऐसे 23 बटे 99, इनमें क्या कॉमन मिल जाएगा कुछ, ऐसी संख्या कोई है ही नहीं जो 23 को 99 को काट सके, एक संख्या कोई सी, तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम कहेंगे परमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जो P बटे Q के रूप में लिखी जाएंगी, और P और Q में कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होगा, और जिसका Q शून्य के बराबर नहीं होगा। ये Q है 20 है, इसमें Q 20 है, इसमें Q ना शून्य तो नहीं है, क्योंकि नीचे जीरो नहीं आ सकता। जिसके नीचे जीरो आ जाते ना, जैसे मैं यहाँ लिख दूं 32 बटे 0, तो जिस संख्या के नीचे जीरो आ गया उसका मान अपरिभाषित हो जाता है, अनंत हो जाता है उसका मान। तो जीरो नहीं आ सकता इनके नीचे, नहीं तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो जिसके भी नीचे जीरो है, x के नीचे अगर जीरो लिख दूं तो इसका मान भी इन्फिनेटिव होगा। जिसके नीचे इन्फिनेटिव है, अगर मैं यहां पर लिख दूं राम, लिख दूं राम, राम के नीचे अगर मैं जीरो लिख दूं तो इसका मान भी इन्फिनेटिव हो जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जिनके अपॉन में जिनका हर शून्य है, तो उनका मान अनंत होता है। इसलिए परमेय संख्याओं में ये क्यों कभी शून्य नहीं हो सकता। तो परमेय संख्या किसे कहेंगे, अब किसे कहेंगे, फिर से परिभाषा बता रहा हूं। परमेय संख्याएं शांत दशमलव और अशांत आवर्ती संख्याएं हैं, ये परमेय संख्या है। लेकिन जो अशांत अनावर्ती संख्या है ये परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसे P बटे Q के रूप में नहीं लिखा गया है। तो हम कहेंगे परमेय संख्याएं वो संख्याएं हैं जो P बटे Q के रूप में लिखी जाएंगी। P और Q में कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होगा, और जिसका Q शून्य नहीं होगा। तो ये परमेय संख्या की परिभाषा है। अब मैं इसे परिभाषित कर रहा हूं, ध्यान से देखें। परमेय संख्या की परिभाषा, परमेय संख्याएं, तो लिखेंगे वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में लिखी होती हैं,
लिखी होती हैं तथा P और Q परस्पर सह आभाज्य हैं एवं Q इज नॉट इक्वल टू 0। सह अभाज्य का मतलब होता है P और Q में कोई कॉमन गुणनखंड ना हो, एक के अलावा एक हो सकता है, तो ऐसी संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मैं लिख दूं एग्जाम्पल के तौर पर 2 3, तो ये सह अभाज्य है, इनमें कोई कॉमन गुणनखंड है ही नहीं। मैं लिख दूं यहाँ पर 3 7, तो 3 और 7 में एक के अलावा कुछ कॉमन ही नहीं है, तो ये सह अभाज्य संख्या है। तो यहाँ P Q भी सह अभाज्य संख्याएं हैं जिसका Q 0 के बराबर नहीं है, तो ये आपकी परिमेय संख्याएं हैं। तो मैं समझता हूं यहां तक मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है और आप लोगों की समझ में भी आ गया होगा। एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, परिमेय संख्याएं वही संख्याएं होंगी जो शांत दशमलव और अशांत आवर्ती संख्याएं होंगी, वो P बटे Q के रूप में लिखी जाएंगी। उनमें P में Q में कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होगा। और अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होंगी जो अशांत अनावर्ती संख्याएं होंगी, उन्हें P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जाएगा, इसलिए ये संख्या अपरिमेय संख्या होगी। अब कभी कभी ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, थोड़ा सा ये मैं जो अगले पढ़ा रहा हूं ये भी बेसिक जानकारी दे रहा हूं, क्वेश्चन तो मैं एक्सरसाइज बाद में शुरू करूंगा, पहले ये चीज समझना बहुत जरूरी था। तो इस परिभाषा को भी आप लिख लें और कॉपी पर नोट कर ले, नोट्स बनाते चले साथ साथ। इसे मिटा दे रहा हूं। अब मैं जो चीज समझाने जा रहा हूं उस पर भी आप ध्यान दें। जैसे √2 की बात करें, √2 की बात करें हम, ऐसी संख्याओं के वर्गमूल आप लोगों ने निचले क्लासों में जो आपके बैक क्लासेज रहे हैं, जैसे 8th है, 7th है, 9th है, तो उनमें आपने इनके वर्गमूल को पढ़ा है। मैं एक बार और यहां पर बता रहा हूं, जरा ध्यान दें। 2 का हम वर्गमूल निकालना चाह रहे हैं भाग विधि से, तो 2 1 एकम 1, 2 दूनी 4 तो ज्यादा हो जाएंगे, तो यहां से 1 एकम 1, 1 एकम 1 मिलेगा, 1 मिलेगा। अब इसे घटा देंगे, 2 में से घटेगा 1, और इसका दुगना, इसमें 1 से गुणा होती है, 1 से गुणा होती है, क्योंकि 1 एकम 1 तभी तो आया जब 1 में 1 से गुणा हुई है, तो यहां से 1 बचा। तो अब इस 1 में क्या करेंगे, इसके दुगने हो जाते हैं, या ये समझो ये दोनों जुड़ जाते हैं, बात एक ही है। अब इसमें अगले कोई संख्या उतारने के लिए है नहीं, तो यहाँ दशमलव लगा देंगे और यहाँ पर 00 उतार लेंगे, क्योंकि वर्गमूल में दशमलव के बाद 2 0 उतरते हैं। अब 2 का पहाड़ा पड़ रहा है, 2 पंजे 10, 5 यहाँ लिखेंगे, वो 5 यहाँ भी लिखे जाएंगे, 5 से गुणा होगी तो 5 25 पंजे 125 ज्यादा हो जाएंगे, तो 4 बार ही जाएंगे, वो 4 यहाँ लिखे जाएंगे, 4 यहाँ भी लिखे जाएंगे, 4 से इसमें गुणा हो जाएगी, तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9। तो अब घटा देंगे इसके लिए, 10 में से 6 जाएंगे तो 4 मिलेंगे, यहाँ से आपके 9, तो ये तो जो है अगले कुछ है ही नहीं, तो इसे वर्गमूल के चिन्ह को अगले बढ़ा देंगे, 4 ही बचे हैं। अब 24 और 4 कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे, 28। ये समझो इस 14 के दुगने कर दिए, या ये समझो 24 और 4 जोड़ लिए, बात एक ही है। तो यहाँ से दशमलव लगा हुआ है, तो हम 2 जोड़ा मतलब 1 जोड़ा 0 का फिर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ से पॉइंट के बाद 00 बढ़ गए। अब 28 का पहाड़ा पढ़ेंगे 40 में, तो 28 एकम 28, या 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 दूनी 4, 2, तो 2 यहाँ जब लिखे जाएंगे और 2 से ही गुणा होगी तो ये 400 से ज्यादा हो जाएंगे, तो 1 बार जाएगा, 1 यहाँ लिखा जाएगा, 1 यहाँ लिखा जाएगा, 1 से इसमें गुणा होगी और गुणा इसके नीचे लिखी जाएगी, तो गुणा इसके नीचे लिख दी। अब इसे फिर घटा लेंगे तो 10 में से 1 घटेगा 9, यहाँ पर बचे आपके 9, 9 में से 8 घट जाएगा तो 1, यहाँ पर बचे 3, 3 में से 2 घट जाएगा तो 1। तो यहाँ से वर्गमूल के चिन्ह को फिर अगले बढ़ा दे रहे हैं, दशमलव लगा हुआ है तो 00 फिर लिख सकते हैं हम, और 281 में 1 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 282, या शॉर्ट में ये समझो इसके दुगने कर दिए गए, 141 के, दशमलव छोड़ देते हैं, 141 दूनी 282, इसके दुगने होते रहते हैं। अब
हम 28 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ये तो 11,900 हो गए, तो 11,900 हो गए, तो करीब 2 चौक 8, लगभग 4 बार यहाँ पहुँच जाएंगे, 4 यहाँ पहुँच जाएंगे और 4 से गुणा हो जाएगी। तो यहाँ से 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 अट्ठे 32 और यहाँ से 4 दूनी 8 और 3 11। तो घटा देंगे, इसे फिर से घटा देंगे, तो यहाँ से 10 में से 6 जाएंगे तो 4, 9 में से 9 जाएगा तो 0, 8 में से 1 जाएंगे तो 7, सॉरी 8 में से 6 2 निकल जाएंगे तो यहाँ से 6 मिलेंगे आपको, क्योंकि एक इधर ले लिया था, ढाई ले लेती है एक 10 की, तो यहाँ 8 में से 2 गए 6 और फिर ये, तो 604 मिले। तो अगले भागफल को इसको और अगले बढ़ा देंगे, ये वर्गमूल निकाल रहा हूँ, तो ऐसे पढ़े आपने क्वेश्चन। तो अब या तो इनके दोगुने लिख दिए जाए यहाँ, या इन्हें जोड़ लिया जाए, 4 और 4 8 और यहाँ से 2 और यहाँ से 8 और यहाँ से आपके 2, तो ये मिले आपके, दशमलव लगा हुआ है, फिर आपका 2 0 बार पहुँच जाएगा, तो यहाँ से 1 बार ये आपके 60,400 है और ये आपके 2828 है, तो करीब 2 बार पहुँच जाएंगे, लगभग 2 बार पहुँच जाएंगे। 2 यहाँ लिख देंगे, 2 यहाँ लिख देंगे, 2 यहाँ लिख देंगे, 2 से गुणा हो जाएगी, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 और 1 5, फिर घटा देंगे, 10 में से 4 निकल जाएंगे तो 6, इधर 9, 9 में से 6 निकल जाएंगे तो 3 और इधर बचे आपके 3, इधर से इधर हो गए 13, 13 में से 5 घट जाएंगे तो 8 और इधर बचे 9, 9 में से 6 घट जाएंगे 3। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। हमने देखा दशमलव के बाद 4 1 4, तो फिर 1 तो नहीं आया, 2 आ गया, तो ये देख रहा है रूट टू का भी कोई क्रम नहीं बन रहा है। जो रूट टू है, रूट टू के अंदर भी ऐसी अनाप शनाप संख्याएं आ रही हैं, 1.4 1 4 2, अब पता नहीं क्या आ जाए। तो इसकी फॉर्म भी इसी फॉर्म की है, इसकी दशमलव के बाद पता नहीं कौन सी संख्या आ जाए निकल के। तो ऐसी संख्याएं अशांत अनावर्ती संख्याएं होती हैं। तो ये संख्या अशांत अनावर्ती है, ये मान तो इसी का है, ये संख्याएं चल रही पता नहीं क्या, तो ये भी तो एक अपर में संख्या ही होगी, क्योंकि अपर में संख्याओं की कंडीशन ही ये होती है। तो अगले एक्सरसाइज में जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें ये सिद्ध कराया जाएगा कि सिद्ध करो √2 एक अपर में संख्या है। तो इसका लॉजिक थोड़ा यहाँ से था, तो वो मैंने आपको समझा दिया कॉन्सेप्ट बेस पर कि इस तरीके की जो संख्याएं होंगी तो वो आपकी संख्याएं अपर में संख्याएं होंगी, इसलिए √2 भी एक अपर में संख्या होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।